हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल सिमरन क्लासेस पर। तो सबसे पहले मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों को होली की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपके जीवन में अनेकों खुशियों के रंग जो है बिखेरे। तो इसी शुभकामना के साथ में आज की केमिस्ट्री की क्लास शुरू करते हैं। तो सभी लोग पेन और पेपर लेकर के जुड़ जाइएगा और इधर उधर के डिस्टरबेंसेस को बंद करिएगा। पूरा फोकस आपका जो है क्लास पे रहना चाहिए। सभी लोग जल्दी जल्दी जो है सेशन को शेयर कर देंगे ताकि जो बच्चे अभी तक हमसे नहीं जुड़ पाए हैं वो फटाफट हमारी क्लास में जो है जुड़ जाएं। और आज हम पढ़ने वाले हैं कंसंट्रेशन टर्म में जो बाकी के बचे हुए टर्म्स थे, जैसे आपका फॉर्मेलिटी, जैसे आपका मोलैरिटी, जैसे आपका मोल फ्रैक्शन। इन तीन टर्म्स को पढ़ेंगे और इन पे बहुत प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो बिना देर के जुड़ जाइए सभी लोग मेरे साथ में और जो है हम आगे की क्लास शुरू कर रहे हैं। उससे पहले जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक का बटन दबाएंगे और सेशन को शेयर जरूर करेंगे ताकि आप जैसे कई सारे जरूरतमंद बच्चों को कंटेंट प्राप्त हो सके और वो अपनी परीक्षा में बढ़िया से जो है लिख सके आंसर्स को। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा फॉर्मेलिटी पे, यानी फॉर्मलता। ठीक है, बच्चों का अक्सर ये कंप्लेन रहता है कि सर जो है हिंदी ओरिएंटेड रखिए क्लास को। तो देखिए इसीलिए मैं जो है प्रयास करता हूँ कि चीज़ों को ज़्यादातर हिंदी भाषा में जो है आपको समझाऊं। और जिन जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से हैं या अदर बोर्ड से हैं तो उनके लिए जो है मैं प्रयास करता रहता हूँ कि जो भी टर्मिनोलॉजी है कम से कम उसका आपको इंग्लिश मीनिंग भी बताता चलूँ। ठीक है, तो जो सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड या ऐसे अदर बोर्ड के बच्चे हैं वो समझ जाएंगे। उनके लिए मैं जो है हिंदी जो इंग्लिश टर्म्स होता है उनका यूज़ करता रहता हूँ। और साथ ही जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं वो प्रॉपरली देखेंगे। ठीक है, चलिए तो आज का मेरे साथ हेडिंग लगाएंगे सभी लोग, फॉर्मलता, फॉर्मलता, फॉर्मेलिटी, जो कि कुछ बच्चे करते हैं। अब जो कर रहे हैं उनके माथे पर साफ साफ दिख रहा होगा कि ये फॉर्मेलिटी कौन करता है पढ़ने की। आप लोग को पढ़ने की फॉर्मेलिटी बिल्कुल नहीं करनी है। यहाँ पे हम फॉर्मेलिटी को समझते हैं, फॉर्मलता को समझते हैं। तो देखिए फॉर्मलता का अर्थ होता है, ये भी एक कंसंट्रेशन टर्म है। जब आयनिक सॉल्यूट को हमें जो है रिप्रेजेंट करना होता है, आयनिक सॉल्यूट को हमें बताना होता है कि कंसंट्रेशन टर्म हमें बतानी होती है, तो हम फॉर्मेलिटी का यूज करते हैं। ठीक है ना। फॉर्मलता है क्या चीज, इसको पहले समझते हैं। तो मेरे साथ सभी लोग नोट करेंगे, फॉर्मलता प्रति लीटर विलयन, प्रति लीटर विलयन में उपस्थित, प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या, ग्राम सूत्र भारों की संख्या विलयन की फॉर्मलता कहलाती है, विलयन की फॉर्मलता कहलाती है, फॉर्मलता कहलाती है। ध्यान देंगे सभी लोग, प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या, इस बात पे नोट करेंगे सभी लोग। ठीक है ना। चलिए, यानी इसे हम किससे डिनोट करते हैं, यफ से, कैपिटल यफ से। यानी फॉर्मलता यफ बराबर होता है विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या, सूत्र भारों की संख्या
बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, और वो विलयन का आयतन किसमें होगा, लीटर में। अगर मिलीलीटर में दिया है तो यहाँ इंटू 1000 कर देंगे। अब देखिए विलेय के सूत्र भारों की गणना कैसे करोगे, सूत्र भार की संख्या की गणना, तो ये जो है वो बराबर होता है विलेय का भार, विलेय का भार, और वो किसमें होगा, ग्राम में, बटे विलेय का ग्राम सूत्र भार, ग्राम सूत्र भार अक्सर दिया होता है, नहीं दिया होता है तो हम 1 ग्राम जो है सब्सटेंस है उनका सूत्र भार जो निकालते हैं उसी को ग्राम सूत्र भार कहते हैं, गुणे हमारा आयतन तो नहीं है। और आयतन किसका है, आयतन हमें लेना है विलयन का, और वो भी लेना है लीटर में, ठीक है ना। अगर हम लीटर में नहीं लेते हैं आयतन, मान लीजिए हम ml में लेते हैं, मिलीलीटर में लेते हैं, तो यहाँ ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये हमारा फॉर्मेलिटी का क्या बनता है, फार्मूला, ठीक है। चलिए देखेंगे इसको। अब देखिए यहां से क्वेश्चन लिखते हैं हम। देखिए फॉर्मेलिटी यानी फॉर्मलता से बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जा रहा है, ठीक, बहुत ही बेसिक कंसंट्रेशन टर्म है, तो यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इसलिए हम ज्यादा इसका क्वेश्चन नहीं करेंगे। क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन यहाँ पे होगा, एक लीटर NaCl के विलयन में NaCl के 1 लीटर विलयन में 1.17 ग्राम NaCl विलेय है, विलेय है, विलयन की फॉर्मलता क्या होगी, फॉर्मलता क्या होगी, और साथ में हमें सवाल में ही दिया है NaCl का सूत्र भार, सूत्र भार जो दिया हुआ है वो दिया है 58.5 ग्राम, सूत्र भार दिया है। तो यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे। देखिए फार्मूला पे पुटअप कर देंगे, ठीक है ना। विलेय का भार कितना है, 1.17 इंटू 1000, ठीक है। विलयन का आयतन हमारे पास 1 लीटर है तो उसको मिलीलीटर में बनाएंगे तो 1000 मिलीलीटर हो जाएगा। फार्मूला में पहले से विलेय का सूत्र भार हमारे पास 58.5 इंटू यहाँ पर हो जाएगा ये भी 1000, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे हम कि 1000 से 1000 खत्म, और अब हमारा आएगा जो है 117 डिवाइड बाई 5850, ठीक है। अब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो नंबर मिलेगा हमें वो हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मेलिटी। यहाँ पे हम कैलकुलेट करके देख ले रहे हैं, ठीक है। चलिए कैलकुलेट कर लिया जाए। 5850 से डिवाइड कर देना है हमें 117 को, 10 में लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 5000 1000 हो जाएगा, तो 0 बार ले गए। पहली बात तो यहाँ पे हो जाएगा 00, ठीक है ना, रूल से ही करते हैं फिलहाल, नहीं कुछ बच्चे कहेंगे यहाँ पे सर गलत हो गया, 0 बार लेके गए और हमारा 0 बार जाएगा, 1170 आया, डेसिमल लगाया 0 बढ़ गया, ठीक है ना, सॉरी पहले ये था ही नहीं तो अब 0 बढ़ गया, फिर एक 0 और बढ़ा है, एक 0 बढ़ गया। अब यहाँ 11000 हो गया यहाँ, तो अगर दूना ले आते हैं तो हमारा हो जाएगा 2 0 2 5 10 2 8 16 1 17 2 5 10 11, देख लेते हैं, 2 बार लेके जाते हैं तो 2 0 0 2 5 10 के 0 हासिल नहीं, 2 8 16 1 17 2 5 10 11 कट जाएगा, तो हमारा जो आंसर आएगा
टू, ठीक है ना, ये इसकी फॉर्मेलिटी आएगी, फॉर्मलता आएगी, ठीक है ना। नोट कर लेंगे सभी लोग, क्या आपको सारी चीजें दिखाई दे रही हैं? बिल्कुल दिख रही हैं। चलो नोट करिएगा फटाफट, नोट करेंगे बिना देर किए। मिटाया जाए, 1 2 3 4 मिटाया जा रहा है। तो इस तरह से फॉर्मेलिटी पर जो है बेस्ड आप क्वेश्चन करेंगे। चलिए अब इसके बाद हम देखेंगे अगली कंसंट्रेशन टर्म जो कि हमारी है मोललता, ठीक है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, मोलैलिटी, ठीक। अगला नेक्स्ट हेडिंग डालेगा हमारे साथ मोललता, मोलैलिटी को मोललता कहते हैं, मोलैलिटी। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से, ठीक है। स्मॉल एम से जहां पे हम कंसंट्रेशन टर्म की बात करेंगे वहां पे आप समझ जाइएगा किसकी बातें हो रही हैं, मोलैलिटी की, ठीक है। देखिए कई बच्चे मोलैलिटी और मोलैलिटी में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पर डेफिनेशन याद रखिएगा, बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होंगे। इसकी डेफिनेशन होती है किसी पदार्थ, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलेय के मोलों की संख्या उसकी मोललता कहलाती है, उसकी मोललता कहलाती है, ठीक है। किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, उसकी मोललता कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ से आप बड़े आराम से जो है इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। मोलैलिटी यम इज इक्वल टू, यम बराबर हो जाएगी विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक। देखिए ध्यान दीजिएगा, अभी तक हम विलयन का यूज कर रहे थे, बट अब हम विलायक का यूज करेंगे। विलायक के या विलायक का द्रव्यमान, ठीक है ना, विलायक का द्रव्यमान, और विलायक का द्रव्यमान किस में होगा, किलोग्राम में होगा, ठीक है ना। अब अगर हम देखें तो विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या होती है, विलेय का भार मतलब द्रव्यमान, और वो भी किसमें हम लेंगे, ग्राम में लेंगे, बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान, विलेय का आणविक द्रव्यमान बोले तो अणुभार, और यहाँ विलायक का द्रव्यमान है ही, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। इसको अभी अगर हम ग्राम में लें तो ऊपर हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये मोलैलिटी का फार्मूला बन जाएगा, नोट करिएगा। और अब ये जो आपका कंसंट्रेशन टर्म है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है, आप लोग ध्यान रखिएगा, एकदम से जो है बहुत ही सीरियसली इसको ध्यान रखिएगा। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी आगे आने वाले क्लासेस में, आने वाले वीडियोस में मैं आपको अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म के बीच में रिलेशन बताऊंगा। इस क्लास में भी आपको कुछ रिलेशनशिप देखने को मिलेगा, तो वहां से आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो है अच्छा सवाल कर पाएंगे। फिलहाल तो अभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको पूरा पढ़ना है, बट ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिए इसको।
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपका कंसंट्रेशन टर्म है, ठीक है ना। मैंने बताया था कि 2-3 कंसंट्रेशन टर्म आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, जैसे कि मोलैरिटी, जैसे कि मोल फ्रैक्शन, जैसे कि मोलैरिटी, जैसे कि नॉर्मेलिटी। तो ये कुछ हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उसकी मोललता कहलाती है, ठीक है। मोललता यम बराबर स्मॉल यम बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान, ठीक है ना, विलायक का द्रव्यमान। चलिए, ठीक है। अब यहाँ से आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं, उसकी प्रैक्टिस साथ में करेंगे। तो वीडियो को सभी लोग ध्यान दीजिएगा, जब आपका क्वेश्चन लिख जाए तो वहां पर वीडियो को आप पॉज करिएगा और उसके बाद में फिर जो है अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। चलिए मिटाया जाए। इसी प्रकार से जो है अंत तक मेरे साथ लगे रहिए, निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी। चलिए, तो अब सभी लोग तैयार हो जाइए क्वेश्चंस करने के लिए। मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लिख के लाया हूं, प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चन प्रैक्टिस ही आपके लिए सबसे अहम चीज होने वाली है। सबसे जो अच्छी चीज है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस है, चाहे वो आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, चाहे आप फिजिकल पढ़ रहे हो, कोई भी पार्ट आप पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का, इवन सभी सब्जेक्ट्स के लिए प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आपको एक कोई फाइटर होगा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है उसका, एक आपको एक उसकी बातें बता रहे हैं, कहते हैं कि जो है मुझे उस एक चीज से कोई खतरा नहीं है, जिसने उस 1000 चीज से कोई खतरा नहीं है जिसको तुमने एक बार प्रैक्टिस किया है, मुझे उस एक चीज से खतरा है जिसको तुमने 1000 बार प्रैक्टिस किया है। तो सेम थिंग एजुकेशन में भी लागू होता है, जब आप बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो चीज एग्जाम में आपसे जो है कहीं जाने नहीं वाली है, उसका आप फुल बेनिफिट पाएंगे। तो इसी तरह से लगे रहिए, ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन मेरे साथ लिखिएगा। क्वेश्चन है 5.0 ग्राम 5.0 ग्राम कास्टिक सोडा, 5.0 ग्राम कास्टिक सोडा। सभी लोग फटाफट कास्टिक सोडा का जो है अणुसूत्र लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। कास्टिक सोडा को 250 ग्राम जल में विलेय किया गया, जल में विलेय किया गया, जल में विलेय किया गया। प्राप्त विलयन की मोललता की गणना कीजिए। प्राप्त विलयन की मोललता की गणना कीजिए। 5 ग्राम कास्टिक सोडा को 2.5 ग्राम जल में विलेय किया गया, प्राप्त विलयन की मोललता की गणना कीजिए। चलिए सभी लोग फटाफट वीडियो को पॉज करेंगे और तुरंत सॉल्व करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखते हैं कौन कर पाता है। और सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए। देखिए, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताया करिए कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, या कोई सजेशन आपका हो तो आप कह सकते हो, आपको कोई अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, बहुत ही जोर शोर से जो है वीडियो को फैला दो एकदम से, ताकि जो है पूरे भारतवर्ष का हर एक बच्चा जो किसी कोने में रह रहा है, भारत के किसी भी कोने में, ठीक है ना, तो वहां तक जो है आप जो है बढ़िया से फैल सको अपने परिवार के माध्यम से, ठीक है। चलिए, तो 5 ग्राम कास्टिक सोडा, सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए कास्टिक सोडा का सूत्र, ठीक है। चलिए,
5 ग्राम कास्टिक सोडा को 250 ग्राम 250 ग्राम जल में विलय किया गया, प्राप्त विलयन की मोलकता। ठीक है ना। मैंने बताया कि जब इस प्रकार का क्वेश्चन या पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो आप देख लीजिए कि क्या आपको क्वेश्चन में दिया गया है, तो आप नोट करेंगे दिया है, क्या दिया है, कास्टिक सोडा को घोला गया है, ठीक है ना, तो विलय हुआ, ठीक है ना, और विलय यहाँ पर क्या है, कास्टिक सोडा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे है विलय। तो विलय का भार जो यहाँ पर हमें मिला वो मिला है सर 5 ग्राम, ठीक है ना। अच्छा, क्या हम NaOH का अणुभार ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, अणुभार ले सकते हैं। इसका अणुभार बराबर हो जाएगा सोडियम का अणुभार 23, ठीक है ना, ऑक्सीजन का कितना होता है 8 दूनी 16, इसका 1, तो टोटल हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 40, ठीक है ना, 40 भाई 16 1 17 3 20 और 20 40, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या देखा, जल विलय किया गया, जल में विलय किया गया है, तो विलायक हमारा हो गया ये जल, विलायक कौन है, जल है, H2O का भार, H2O का भार हमारे पास है 250 ग्राम, ठीक है ना। चलिए, विलायक H2O का भार, सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे H2O जो है जल होता है, साधारण जल, ठीक है ना। D2O को किस नाम से जानते हैं, D2O, ठीक है, सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे D2O को किस नाम से जानते हैं, D2O। कक्षा 11 के छात्र ने पढ़ भी रखा होगा इस चीज को। तो देखिएगा यहाँ पे फाइंड क्या करनी है, मोललता बताना है हमें, मोललता यम। तो आप सभी को पता है मोललता यम बराबर होता है विलय का भार, ठीक है ना, विलय का भार यानी वेट ऑफ सॉल्यूट बटे विलय का अणुभार, ठीक है ना, यानी मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना, बात एक ही है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, वही चीज लिख रहे हैं, ठीक है ना, और यहां से क्या हो जाएगा इनटू जो है मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, ऊपर इनटू का 1000 यहाँ पे ग्राम। अब इसी चीज को अप्लाई कर देंगे भाई, विलय का भार हमारे पास है 5 ग्राम, ठीक है ना, 5 ग्राम, और उसके बाद में इनटू का 1000, उसके बाद मोलर मास इतना जो है, विलय का मोलर मास कितना है, तो मोलर मास हमारे पास हो जाएगा भाई, विलय हमारा कौन है, विलय NaOH 40 ग्राम पर मोल है, ग्राम मोल इनवर्स, इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास कितना है यहाँ पर, विलायक का भार 250 ग्राम, 250 ग्राम काटेंगे तो 2.5 चौका 1000, ठीक है ना, और उसके बाद में 4 दहाई 40, ठीक, और 5 दूनी 10, यानी हमारा आया 1/2, ये 0 पॉइंट इतना, ठीक है, और इसका मात्रक जो होता है किलोग्राम मोल, मोल किलोग्राम इनवर्स, ठीक है। नोट करेंगे सभी लोग, फटाफट नोट करिएगा, सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। चलिए, आप सब लोग बताइएगा क्या वॉइस आपको क्लियर आ रही है, क्या आवाज आपको क्लियर आ रही है, सब लोग बताएंगे, फटाफट नोट करिएगा। चलिए, बिना देर के नोट करेंगे, तब तक हम थोड़ा H2O ले लेते हैं, ठीक है। आप सब लोग भी साथ में पढ़ाई करते समय साथ में जो है थोड़ा पानी रख के बैठा करें, जिससे आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट कर पाए, ठीक है, हाइड्रेट करना बहुत जरूरी है। चलिए, मिटाया जाए,
अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लवण का अणुभार 60 है। एक लवण का अणुभार 60 है। एक लवण का अणुभार 60 है। इस लवण के 9.0 ग्राम को, इस लवण के 9.0 ग्राम को 250 ग्राम जल में विलय किया गया। जल में विलय किया गया। जल में विलय किया गया। प्राप्त विलयन की मोललता की गणना कीजिए। प्राप्त विलयन की मोललता, प्राप्त विलयन की मोललता की गणना कीजिए। प्राप्त विलयन की मोललता की गणना कीजिए। सभी लोग फटाफट जो है नोट करेंगे क्वेश्चन को, तुरंत क्वेश्चन को नोट करिए। क्वेश्चन को नोट करिए फटाफट। चलिए देखते हैं, फिर उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। दिया है अणुभार दिया है, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना, ऑफ सॉल्ट, ठीक है। लवण कोई घोला गया तो सॉल्यूट भी कह सकते हैं इसको। सॉल्यूट बराबर 60। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, ये है 9। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है, ऑफ सॉल्वेंट बराबर दिया है 250 ग्राम, और हमसे मोलैलिटी पूछा है, तो बस डायरेक्ट फार्मूला पे अप्लाई करेंगे। मोलैलिटी m बराबर होगा यहाँ पर विलेय का भार 9 ग्राम है बटे विलेय का अणुभार 60 गुणे यहाँ विलयन का विलायक का द्रव्यमान 250। अगर ये ग्राम में है तो ऊपर हम क्या करेंगे, हम 1000 से मल्टीप्लाई। हाँ देखिएगा पीछे हमने जो है शायद अगर यहाँ पे फॉर्मूला में यहाँ पे गलती से ml लिख दिया होगा तो उसको जो है आप ग्राम कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो विलायक का भार होता है वो ग्राम में अथवा किलोग्राम में होता है, ठीक है ना, ml में नहीं होता। चलिए यहाँ से काटेंगे तो यहाँ से कितना बारी जाएगा, 4 बारी। यहाँ काटेंगे तो 15 चौको 60, ठीक है, 15 बारी जाएगा। और यहाँ से 3 त्रिका 9, 3 बचे 15, तो यहाँ 3/5 बचेगा। 5 जूल 0 5 30, ठीक है ना, मोल पर केजी, ठीक है ना, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नोट करिएगा फटाफट, बिना देर के नोट करेंगे, बिना देर के नोट करेंगे, जल्दी नोट करिए। वीडियो को पॉज कर लेंगे, उसके बाद नोट करेंगे। अब एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, इसको आप करिएगा, आसान सा क्वेश्चन है। और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है। HW, सर आपने तो हमें बच्चा बना दिया, तो आप लोग बच्चे ही हैं अभी, ठीक है। आपका HW है, ठीक है ना, डेट भी डाल दीजिए। हाँ डेट क्या है, डेट क्या पड़ेगी आपकी, सोचिए सोचिए, डेट क्या है, 07/03/2023। चलिए फिलहाल क्वेश्चन लिखिएगा। चलिए इसको बता देते हैं यहाँ से हम। क्वेश्चन लिखिएगा, 10 ग्राम NaOH
को 500 ग्राम जल में घोला गया, जल में घोला गया, जल में घोला गया। विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता होगी, आपको विलयन की मोलरता बतानी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन है 11.7 ग्राम NaCl को 500 ml जल में घोला गया, विलयन की मोलरता होगी, विलयन की मोलरता क्या होगी बताएंगे आप सभी लोग, ठीक है ना। चलिए बताइएगा, ये दोनों क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए हैं, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए हैं, इसको आप जो है सॉल्व करके बताएंगे। चलिए नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपको करने को मिलेगा जहां पे मोलैरिटी से आपको मोलरता पूछेगा, यानी मोलरता दिया होगा तो वहां से आपको मोलरता जो है मोलरता पूछेगा, ठीक है ना। देखिएगा क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल के अम्ल के 2.03 मोलर जलीय विलयन का घनत्व 1.017 ग्राम ml इनवर्स है। पहला आपको फैक्ट यहां से पता चला, एसिटिक अम्ल के 2.03 मोलर, इसको यम को मोलर पढ़ेंगे, मोलर जलीय विलयन का घनत्व 1.017 ग्राम ml इनवर्स है, ठीक है। एसिटिक अम्ल का अनुभार 60 है, एसिटिक अम्ल का अनुभार 60 है। विलयन की मोलरता की गणना कीजिए, विलयन की मोलरता की गणना कीजिए, विलयन की मोलरता की गणना कीजिए, ठीक है ना। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे मोलरता दी है, मोलर दिया हुआ है, ठीक है, मोलरता दिया हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा इसका आंसर, चूंकि मोलरता यहाँ पे कितना दिया है, बराबर हमारा हो जाएगा 2.03 मोलर। तो यहां से हम कह सकते हैं, तो एसिड के जो मोल हैं वो 2.03 हो जाएंगे। मान लेते हैं कि विलयन का आयतन 1 लीटर है, ठीक है, और वहां से हमारा भाई मोलरता की डेफिनेशन क्या होती है, अगर आपने पढ़ा हो तो मोलरता की डेफिनेशन बताइए, मोलरता की डेफिनेशन जल्दी बताइए।
कमेंट सेक्शन में तुरंत लिखिए मोलरता की डेफिनेशन। भाई 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या ही को तो मोलरता कहते थे। तो अगर हम मान लें कि विलयन का आयतन 1 लीटर है तो जो मोलरता है वही मोलों की संख्या बन जाएगी। चलिए इतना बात क्लियर हुआ। अणुभार दिया है तो हम भाई मोलों की संख्या बराबर क्या होती है, भार बटे अणुभार। तो हम यहाँ एसिटिक एसिड के मोल को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एसिटिक एसिड का भार बटे इसका अणुभार, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। क्योंकि मोलों की संख्या जो होता है ये भार बटे अणुभार के बराबर होता है। तो एसिटिक एसिड के मोल बराबर हो जाएंगे एसिटिक एसिड का भार बटे इसी का अणुभार। तो बराबर ये हमारा 2.03 है। अब देखो भार हमारे पास नहीं दे रखा है, अणुभार दे रखा है। अणुभार देखो 60 दे रखा है। तो हम क्या यहाँ से एसिटिक एसिड का भार नहीं निकाल सकते? बिल्कुल भार यहाँ से निकाल सकते हैं। तो भार हमारे पास कितना हो जाएगा, अणुभार 60 था तो 60 इंटू 2.03 हो जाएगा। यहाँ से 6 3 18, 6 0 6 दूनी 12, दो अंक पहले, ठीक है ना, इस तरह से। सॉरी 12180, दो अंक पहले था, इतना ग्राम। बात समझ में आया? ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया भार, ठीक है ना, एसिटिक एसिड का। चलिए अब हम यहां से देख लेते हैं, विलयन का घनत्व तो दिया है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। आयतन हमारा कितना है, आयतन हमारा ऑलरेडी 1 लीटर हम मान चुके हैं, ठीक है। अब चूंकि विलयन का घनत्व यानी डेंसिटी जिसको कहते हैं वो बराबर है हमारे पास होता है विलयन का द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन को v से यहाँ लिख दे रहे हैं जो कि बराबर 1 है। तो द्रव्यमान बटे का बराबर ये आयतन नहीं हो जाएगा भाई, द्रव्यमान बटे का आयतन नहीं हो जाएगा। और यहाँ पर ये हमारा किलोग्राम में निकलेगा, ग्राम पर ml दिया है, ठीक है ना, ग्राम पर ml। अब चूंकि आयतन हम किस में ले रहे हैं, लीटर में ले रहे हैं, तो चलिए ले लेते हैं। यहाँ पर घनत्व तो हमारा है 1.017 और विलयन का द्रव्यमान तो हम निकालना है यहाँ से हमें, विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान। तो विलयन का द्रव्यमान बटे आयतन हम 1 लीटर है, देखो यहाँ पे ml में दिया है तो उसको मिलीलीटर में चेंज करेंगे तो 1000 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ से हम देख पाए तो हमारा विलयन का द्रव्यमान क्या निकल के आने वाला है, विलयन का द्रव्यमान आ जाएगा ये बराबर, इसको इधर भेजोगे तो 1.017 इंटू का 1000 जो कि बराबर हो जाएगा 1017 इतना ग्राम। समझ में? अब विलयन का द्रव्यमान ये है और हमारा विलेय का द्रव्यमान ये है, तो क्या हम कह सकते हैं कि विलायक का द्रव्यमान जो होगा वो बराबर हो जाएगा 1017 ग्राम में से 121.8 घटा देंगे तो 1017 से 121.8 घटा दिया जाए तो 2 6 में से 1 गया 5 और यहाँ 11 में से 2 गया 9 और यहाँ 9 में से 1 गया 895.2 ग्राम हो जाएगा विलायक का भार। अब बस सिंपल है, अब कुछ करना ही नहीं इसमें भाई, हमारे पास मोलैलिटी, ठीक है ना, मोललता निकालना है। मोलैलिटी m बराबर विलेय के मोलों की संख्या, तो सर विलेय के मोलों की संख्या हमने कर रखी है 2.03 बटे विलयन का विलायक का द्रव्यमान वो भी किलोग्राम में। तो विलायक का द्रव्यमान हमारे पास है 895.2 और यहाँ पे इसको ग्राम में लिया गया तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 0 लगा के दशमलव से दशमलव काट दिए, 0 से 0 कट गया तो हमारे पास आ गया 20300 डिवाइड बाई 8952। 2 से काट कर छोटा कर लेंगे, 2 से काटेंगे 2 1 कम 2, 2 0 0, 2 1 कम 2, 2 5 10, 2 0 0, ठीक है ना।
उसके बाद में यहाँ 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 7 14, 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, ठीक है ना, 2 पंचे 10, और यहाँ 2 0 0, 2 7 14, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 8 16। अब देखो भाग कर देंगे यहाँ पे हम 5075 इज डिवाइडेड बाई 2238, है ना। अब भाग करेंगे हम यहाँ 50 75 को 50 75 इज डिवाइडेड बाई 2238, इससे डिवाइड कर दिया जाए तो लगभग यहाँ से दूना बारी जाएगा, 2 बारी लेके आते हैं तो 2 8 16, 2 3 6 7, 2 दूना 4, 2 दूना 4, दिया जाएगा नहीं, तो 15 में से 6 गई 9, और 16 में से 7 गई 9, ठीक है, और यहाँ 9 में से 4 गई 5, 10 मन लगाया 0 बढ़ गया, 59 90 आ गया, 3 बार अब भी नहीं जाएगा, 2.2 के समथिंग, 2.2 मोलर, ठीक है, इतना आएगा, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो इतना इसकी मोलैलिटी आ गई, ठीक है। आप लोग इसको एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेंगे, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके, उसके बाद मिटाया जाए। अच्छा क्वेश्चन था, इसी प्रकार से आप क्वेश्चंस को देखिए। चलिए मिटाया जाए। अब अगला जो हमारा कंसंट्रेशन टर्म आता है, वो अगला कंसंट्रेशन टर्म होगा मोल फ्रैक्शन, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मोल फ्रैक्शन। चलिए तो अब जो है यहाँ पर देखेंगे मोल फ्रैक्शन को, ठीक है ना। सभी लोग जो है देखिएगा, सारी चीजें क्लियर दिखाई दे रही हैं आपको। सॉरी मैंने सारा कुछ मिटा रखा है अभी। देखिए गर्मी का सीजन है ना, सभी लोग जो है बीच बीच में पानी पीते रहिए, ताकि आप जो है डिहाइड्रेट ना, आप एनर्जेटिक रह सकें। तो अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे मोल फ्रैक्शन पे, ठीक है ना। इसको हम हिंदी में मोल प्रभाज भी कहते हैं, मोल प्रभाज, या इसी को हम जो है अलग अलग किताबों में मोल अंश भी कहते हैं, या इसी चीज को हम कहते हैं मोल भिन्न, 3 नामों से इसको जानते हैं। और इवन इसको हम इंग्लिश में कहते हैं मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन मतलब जानते हैं भिन्न होता है, ठीक है। तो देखिए कुछ किताबों में आपको अलग अलग बातें लिखी मिल जाएंगी, जैसे एनसीईआरटी मोल प्रभाज लिखती है, कुछ किताबें जो है मोल अंश लिखती हैं, और कहीं कहीं आपको मोल भिन्न भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक कंटेनर है, और एक कंटेनर में आपने 2 चीज को मिलाया, क्योंकि हम यहाँ विलेन का इंट्रोडक्शन पढ़ाते समय भी आपको बता दिए थे कि अभी हम इस क्लास में, इस चैप्टर में जो हम सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं वो हमारा बाइनरी सॉल्यूशन होगा, ठीक है। कैसा सॉल्यूशन होगा? वो हमारा बाइनरी सॉल्यूशन होगा, यानी द्विअंगी विलयन होगा। तो मान लेते हैं कोई चीज ए है, कोई चीज बी है, इसको मिला करके क्या किया गया है? सॉल्यूशन बनाया गया है। कोई चीज ए है, कोई चीज बी है, उसको मिलाया गया है, सॉल्यूशन बनाया गया है, ठीक है। कविता बना दी गई, फिलहाल आप लोग जो है पढ़ाई पे ध्यान देंगे, ठीक है ना। कोई चीज मिला दिया गया, कोई चीज, अब इसमें मान लेते हैं कोई भी विलेय है, कोई विलायक है, डजंट मैटर, है ना, कुछ भी मान सकते हैं। अब मान लो ए विलेय है तब बी विलायक हो जाएगा, बी विलेय है तो ए विलायक हो जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ जो ए है, ए के 2 मोल घुले हुए हैं, बी है, बी के 3 मोल घुले हुए हैं, ठीक है। मान लेते हैं ए के 2 मोल घुले हुए हैं, बी के 3 मोल घुले हुए हैं। तो इनके मोल का जो फ्रैक्शन है, ठीक है ना, अगर हम कहें ए के मोल का फ्रैक्शन, तो 2 मोल घुला है, टोटल कितने मोल में? 2 और प्लस 3, यानी 2/5। बी के मोल तो 3 मोल घुले हैं, 2 + 3 यानी 3/5। इसी को हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना। इसी को हम क्या कहते हैं?
मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना। मोल फ्रैक्शन को हम किससे लिखते हैं, इसको हम जीटा से लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हमारा कंपोनेंट ए है, तो ए का मोल प्रभाज, ए का मोल प्रभाज उसको हम किससे लिखेंगे, वो हमारा हो जाएगा जीटा ए से। जीटा ए बराबर होगा ए के मोल, यानी जिस चीज का हमें मोल फ्रैक्शन लेना है उसके मोल, बटे, अब माने थे कि दो चीज मिलाकर विलयन बनाया गया है, तो उसके मोल बटे प्लस बी के मोल, इसी को हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन। इसी चीज को हम क्या कहेंगे, मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना। बात समझ में आया। चलिए एक चीज ये ध्यान रखनी है हमको, ठीक है, एक चीज ये ध्यान रखनी है, और दूसरी चीज ध्यान रखनी है, अगर इफ जो हमारा सॉल्यूशन है वो बाइनरी ही है, ठीक है ना। अभी बाइनरी के लिए समझ लीजिए, तो जो हमारा जीटा ए होगा, और प्लस जीटा बी होगा, जीटा ए होगा और जो जीटा बी होगा उसका सम 1 होगा। ये भी ध्यान रखिएगा, आगे बहुत काम आने वाला है इसका। यानी जितने कंपोनेंट, मान लीजिए 3 कंपोनेंट है, ए को मिलाया गया, बी को मिलाया गया, सी को मिलाया गया और सॉल्यूशन बनाया गया। ए को भी मिलाया गया है, बी को भी मिलाया गया है और सी को भी, ठीक है ना। तो यहां पर जो हमारे ए का मोल फ्रैक्शन होगा उसको हम जीटा ए कहेंगे, बी का मोल फ्रैक्शन होगा उसको जीटा बी कहेंगे, सी का मोल फ्रैक्शन होगा उसको जीटा सी कहेंगे, और तीनों को जोड़ेंगे तब भी 1 आएगा। यानी मोल फ्रैक्शन जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 हो सकता है, मतलब 1 से नीचे ही रहेगा, ठीक है। मैंने बताया मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो सकता है कि जो है 1 से कम ही रहेगा, 1 से ज्यादा 1 भी नहीं हो सकता है ना, 1 से कम ही रहेगा, ठीक। नोट कर लिया सभी लोगों ने, चलिए नोट कर लेंगे। अब देखिए इसी चीज को जो ऊपर मैंने लिखा, इसी चीज को हम दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे ए के मोल को हम क्या लिख सकते हैं, ए का भार बटे ए का अणुभार, ठीक है ना। तो WA अपान MA डिवाइड बाई, यहां पर भी WA अपान MA प्लस WB अपान MB, ये क्या है, ये हमारा है जीटा ए, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो नोट कर लीजिएगा सभी लोग मोल प्रभाज को, इसका भी एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। चलिए तब तक आप सभी लोगों को सारी चीजें दिख रही हैं, चेक कर लिया जाए। चलिए सारी चीजें दिख रही हैं, इसका भी एक आध क्वेश्चन करा जाए। आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं हम। चलिए क्वेश्चन है आपके लिए, 90 ग्राम जल में 90 ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH विलेय, बहुत नाइंसाफी है, बहुत नाइंसाफी है। चलिए ध्यान दीजिएगा, सवाल पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना। कम ऑन द टॉपिक। तो 90 ग्राम जल में 4 ग्राम जल को विलेय किया गया। मोल प्रभाज किसके पूछ रहा है, NaOH के मोल प्रभाज, मोल प्रभाज चाहे मोल भिन्न चाहे मोल अंश की गणना कीजिए,
चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नोट किया गया है, सभी लोग क्वेश्चन को नोट करेंगे और तुरंत सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, तुरंत सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन को नोट कीजिए और तुरंत सॉल्व करिए। तो देखिए यहाँ पर सीधा सीधा पहले हम सबके मोल, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, मोल्स निकाल ले ताकि कैलकुलेशन हमारा शॉर्ट हो जाए। तो इसका आंसर करते हैं। दिया क्या है, दिया है जल का भार दिया है, जल का भार 90 ग्राम। तो जल का अणुभार क्या होता है, जल का अणुभार, जल का अणुभार होता है 18। तो जल के मोल कितने हो जाएंगे, जल के मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, मोलों की संख्या भार बटे अणुभार, भार बटे 18 पंचे 90, 5 ग्राम पर मोल, ठीक है ना। या मोलों की संख्या मोल में ही आती है, ग्राम पर मोल कहाँ होगी, यदि 5, ठीक है। मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5। इसी तरह से NaOH का भार दिया है, NaOH का भार दिया है 4 ग्राम। तो NaOH का अणुभार कितना हो जाएगा, अणुभार होता है इसका 40, ठीक है ना, कैलकुलेट करके मैंने बताया था। उसके बाद में NaOH के मोल कितने हो जाएंगे, के मोल हो जाएंगे भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार, यानी 1/10 यानी 0.1, ठीक है। अब यहां से हम निकालेंगे जीटा NaOH बराबर, मोल होगा NaOH का 0.1 बटे 0.1 प्लस 4.0, यहाँ से करेंगे 0.1 और ये हो जाएगा 40.1 और यहाँ से होगा 1.410, भाग करेंगे, देखते हैं क्या आता है। 401 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 401, 0 बार लेके जाएंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ गया, 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ गया, अभी जाएगा नहीं, 100 है, फिर 0 बढ़ाएंगे, एक और 0 बढ़ गया, अब दोना ले जाएंगे तो 802 हो जाएगा। तो यानी अप्रॉक्सीमेट 0.002 इतना जो है मोल, फ्रैक्शन का कोई मात्रक होता नहीं है, तो इतना आपका आ जाएगा आंसर। सारी चीजें सही हैं, ठीक है। भार बटे अणुभार 5 आ गया, भार बटे अणुभार 0.1 आ गया, करना है तो चलेगा। देखिए 0.1, ठीक, बिल्कुल क्लियर है, नोट करिएगा फटाफट, बिना जो है लेट के नोट करेंगे, इसको बिना देर किए नोट करेंगे फटाफट। मिटाया जाए तो इस तरह से आप जो है मोल फ्रैक्शन को भी देखेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके लिए है, होमवर्क है, आसान सा क्वेश्चन है। 36 ग्राम जल को 46 ग्राम एथिल एल्कोहल, 46 ग्राम एथिल एल्कोहल इस तरह से प्रश्न लिखिए, और 46 ग्राम एथिल एल्कोहल मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। नोट कर लीजिएगा, ये आपको करना है।
इसी के साथ आपका तीनों कंसंट्रेशन टर्म खत्म होता है। अब अगले क्लास में हम एक दूसरे कंसंट्रेशन टर्म्स के बीच में जो रिलेशन होता है उस रिलेशन को देखेंगे और जो है सारे कंसंट्रेशन पर जो है न्यूमेरिकल्स करने का प्रयास करेंगे। कम से कम जो रिलेशन देखेंगे उस पर, ठीक है, और आगे प्रयास करा जाएगा कि और सारे कंसंट्रेशन टर्म पे भी अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व करे जाए। तो आपको वीडियो कैसी लग रही है? अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिए। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, कोई भी हो, आप वहाँ पर जो है वीडियो को शेयर जरूर करिए। और इसी तरह से मेहनत करते रहिए, प्रयास करते रहिए और विश्वास रखिए, एक दिन आप सफल जरूर होंगे। कल फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।